वहां से नहीं आ रही खांसी। देखो यार क्या दिक्कत है, सुनो पंकज पढ़ा देना। आप सब इस बात को, ये थोड़ी आवाज नहीं आ रही, आगे भाई साहब आवाज आ रही है आपकी। पहले मैंने बोला वो सुनाई नहीं दिया ना? नहीं पहले वाला सुनाई नहीं दिया, शुरू कर दीजिए आप दोबारा। आज के इस ये प्रशिक्षण के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय श्री सुभाष भगत जी, और इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री भगवान दास सबनानी जी, और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, हम सबका यह सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आप सब ने अनुभव किया होगा देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अनेक राजनीतिक दल काम करते हैं, लेकिन उन सब दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाला है। चाहे प्राकृतिक आपदा का सवाल हो, चाहे कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत हो, चाहे संगठन का माध्यम हो, चाहे सरकार का माध्यम हो, हर माध्यम को अपनाते हुए अपने सार्वजनिक जीवन के दायित्व को पूरा करना यह भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। पिछले दिनों जब कोविड था तो भी कामकाज की जितनी बात नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन सब बातों को नीचे तक पहुंचाने का एक सदप्रयत्न किया और उसका प्रतिसाद भी मिला, उसकी जनता को मदद भी मिली। आज भी कोरोना वायरस पर नियंत्रण तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी पथ्य परहेज बरतने की जरूरत है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो और हमारी संगठन की गतिविधियां भी चले, यह काम निरंतर करती रहती है। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, लगातार जो ई प्रशिक्षण का कार्यक्रम की रचना बनी है वह इस बात का अपने आप में परिचायक है। आज हम सबके लिए यह प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष में
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। देश के अनेक आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, आम आदमी का जीवन जीना सुगम हो, कार्य पद्धति में बदलाव भारत गांव का देश है, गांव हमारी प्रधानता है और अगर मूल रूप से देखें तो कृषि हमारी प्रधानता है। गांव और कृषि ये दो अर्थव्यवस्थाएं, दो परंपराएं हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है कि इस ताकत के रहते हुए हमारा देश बड़ी से बड़ी किसी भी प्रतिकूलता का मुकाबला ही नहीं कर सकता। मुकाबला करते हुए विजय प्राप्त करने में भी सफल हो सकता है। पिछले दिनों आप सबने अनुभव किया होगा, कोविड के दिनों में इस बात की संभावना थी कि वायरस का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कोविड के संकट के समय काम करने वाले हमारे पंचायती राज क्षेत्र के कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी अच्छी भूमिका का निर्वाह किया और ग्रामीण क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हुआ और ग्रामीण क्षेत्र में वायरस का जो विस्तार हो सकता था उससे आप सब ने निश्चित रूप से अपनी परंपराओं, अपने अनुशासन, अपनी पद्धति, अपने भाईचारा, इसके कारण उसको रोकने में निश्चित रूप से सफलता पाई है। इसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ता मित्रों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत लेकर पहली बार बनी थी। सरकार तो अटल जी के समय में भी हमारी बनी, लेकिन हमारा अपना बहुमत नहीं था। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात के साक्षी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय पूरे देश के सामने यह संकल्प किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी। और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि देश ने वर्षों बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है, तो यह स्पष्ट बहुमत सिर्फ सरकार के संचालन के लिए नहीं दिया, यह बहुमत देश को बदलने के लिए दिया है, देश की तस्वीर बदलने के लिए दिया है। और तब से लेकर अब तक लगातार प्रधानमंत्री जी इस दिशा में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। एक तरफ देश की साख सारी दुनिया में स्थापित करने का मामला हो, देश की सेनाओं को शस्त्रों से सज्जित करने का मामला हो, विकास की दृष्टि से देश में औद्योगिकरण का मामला हो, और चाहे फिर गांव, गरीब और किसान इसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दृष्टि से काम करने का मामला हो। ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रथम, जिसको वाजपेयी जी ने शुरू किया, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1,25,000 किलोमीटर सड़क, जिस पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च होएगा। इन सड़कों के बनने के बाद गांव के जीवन में
निश्चित रूप से और बदल आएगा, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि गांव में रहने के लिए लोगों के पास छत नहीं थी, गरीब लोग मारे मारे भटक रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हर व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, वह शहरी क्षेत्र का भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है, ऐसे तमाम सारे लोगों को रहने के लिए आवास मिल जाए। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका प्राप्त हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार से युक्त हों, फिर रोजगार की दृष्टि से वैकल्पिक रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान हो, तो मनरेगा जैसी योजनाओं पर भी इस साल 1,11,500 करोड़ रुपया खर्च करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। हम सब जानते हैं गांव में अधिकांश लोग खेती में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से मान्यता रही है कि खेती समृद्ध होगी तो किसान समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होगा, और गांव समृद्ध होगा तभी भारतवर्ष समृद्ध होगा, भारत माता समृद्ध होगी। इस क्रम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जहां जहां भूमिका निभाने की आवश्यकता पड़ी, सार्थक भूमिका का निर्वाह किया है। जब केंद्र सरकार में हम आए तो आप सबको ध्यान होगा 2014 में कृषि क्षेत्र का जो बजट था वो 27,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हुआ करता था, और आज बढ़कर ये बजट 1,23,000 करोड़ रुपया हो गया है। आप सोचिए कि एक कार्यकाल के अंतर्गत 5 गुना अगर बजट में बढ़ोतरी होगी तो अपने आप में देश भर में कृषि का कैसा कायाकल्प होगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि बजट बढ़ा, साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी प्रयत्न किया कि कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स बाकी हैं, छोटे किसान को जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का भी निराकरण होना चाहिए। किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए, खेती के क्षेत्र में निवेश आना चाहिए, किसान को महंगी फसलों की ओर आकर्षित होने, आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात का प्रयत्न किया कि हमारे किसान की आमदनी दोगुनी हो 2022 तक, और किसान को सब प्रकार से चारों तरफ से जो सुविधाएं अपेक्षित है वो सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे खेती के क्षेत्र में किसानों का जीडीपी में भी बड़ा योगदान हो सके, और हमारे गांव और देश दोनों ही समृद्धता की ओर बढ़ सके। आप सबको ध्यान है, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि 5 वर्ष में 5 गुना बजट बढ़ गया, और साथ ही हमने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आमदनी दोगुनी करने की बात की तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की। 6,000 रुपया एक वर्ष में किसान को 3 बार उनके खातों में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से प्रारंभ हुआ। एक तौर से हम ये कह सकते हैं कि 6,000 रुपया वार्षिक किसान की आमदनी में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इन वर्षों में किसान के खातों में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से
किसानों के खाते में पहुंच चुका है। अभी लगभग 1.25 करोड़ किसान ऐसे बचे किसान उस योजना में रजिस्टर्ड होने वाले और उनको भी ये पैसा मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम 11 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो आने वाले कल में 12 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आप सब ने अनुभव किया होगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, ये हमारी सरकार है। जब मोदी जी दिल्ली में बैठकर बटन दबाते हैं तो एक ही बटन से 20,000 करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंच जाता है। पहले के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि वो 100 रुपया भेजते, गांव पहुंचते पहुंचते 15 ही रह जाते हैं। लेकिन आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 6,000 रुपया प्रति किसान भेजती है तो 6 का 6,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है और ये हमारी पद्धति और हमारी नीयत को भी निश्चित रूप से लोगों के सामने रखने में मददगार होता है। आज हम जानते हैं कि किसान की लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लंबे समय से ये बात कही जाती थी कि एमएसपी को लागत पर 50 गुना मुनाफा, 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। 2006 में स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था। 2006 में इस देश में यूपीए की सरकार थी, वो चाहते तो किसानों के हित में ये फैसला कर सकते थे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है यूपीए ने 10 वर्षों में किसानों के लिए कोई भी ऐसा कारगर उपाय नहीं किया जो आने वाले कल में किसानों को समृद्धता की ओर ले जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि अब किसान के को जो लागत आती है उस लागत को मापा जाएगा और उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों की एमएसपी घोषित करने का काम किया। और आज हम यह कह सकते हैं कि ये स्कीम लागू हो गई है और इसके कारण हर वर्ष आप देख रहे हैं कि किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा मिल रहा है। कल मेरे पास हरियाणा के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और हरियाणा राज्य में मंत्री भी रहे रामविलास शर्मा जी आए थे, तो वो मुझे बोले मैं दिल्ली आया था, मुझे लगा आपको धन्यवाद देता चलूं। तो मैंने कहा धन्यवाद काहे का? बोले मैं बाजरे का किसान हूं और बाजरे का मूल्य आपने 2250 रुपया कुंटल कर दिया, ये हमारा किसान कभी भी सोच नहीं सकता था। मैंने कहा इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके ही दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप यह संभव हो सका है। और इसी का परिणाम है कि एमएसपी पर भाव ज्यादा बढ़े। इसी दौरान किसान ने बम्पर पैदावार की। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर गेहूं और धान, दलहन और तिलहन की खरीद को किया और उसका लाभ निश्चित रूप से किसान को मिला है। और अगर हम देखेंगे तो इस पीरियड में धान में 43% की वृद्धि हुई है एमएसपी में और गेहूं में 41% की वृद्धि हुई है और इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो आज खरीद एमएसपी पर होती है लेकिन पेमेंट किसान के खातों में जाता है। पहली बार देश भर में तो हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन पंजाब की सरकारें नहीं मानती थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पंजाब के भी किसानों को सीधा उनके खाते में पेमेंट किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो खरीद हुई है उसका एक बड़ा हिस्सा
आज पंजाब और हरियाणा के किसानों को उनके खाते में पेमेंट के रूप में पहली बार आजादी के बाद मिला है, नहीं तो अभी तक वो बिचौलियों के माध्यम से लूटते और पिटते रहते थे। इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा, जब हमारे नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय किसानों को साहूकारों के हाथ लूटना पड़ता था। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की और उस समय क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पैसा कम मिलता था, संख्या भी कम थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक तो केसीसी के माध्यम से लगातार किसानों को लाभ मिले और इसमें बढ़ोतरी हो, यह सुनिश्चित किया। पहले 6 लाख करोड़ रुपया किसानों को फसल ऋण के रूप में मिलता था। अभी इस बजट में आप सब लोगों ने सुना होगा, बजट में इस बात को घोषित किया गया है कि किसानों को फसल ऋण के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 13 लाख से अधिक करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसानों को मिला है। पिछले कोविड के समय में ही 2 करोड़ किसानों को नया केसीसी देने का काम भी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। और अब इस बात को भली भांति जानते हैं कि केसीसी अगर किसान को मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसको बड़े ब्याज पर पैसा नहीं लेना पड़ता, और केसीसी में कम ब्याज पर पैसा मिल जाए, इसके लिए भी सरकार ने ब्याज पर सब्सिडी लागू की है और उसके माध्यम से भी किसान को मदद करने का काम निश्चित रूप से भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। सिंचाई की दृष्टि से देखें तो सिंचाई बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं जिनकी स्वीकृति हो चुकी है और सूक्ष्म सिंचाई की ओर लोग जाएं, इसके लिए अनेक योजनाओं का सृजन किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान को सब्सिडी भी दी जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से पानी की बचत हो, यह संदेश और आग्रह भी किया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में इस परिधि में सिंचाई आए, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की एक सफलतम कोशिश की जा रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं होता तो हम काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अच्छे प्रकार से काम करना है तो शरीर का स्वस्थ होना यह अत्यंत आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अच्छी खेती करना चाहते हैं, हम अपने खेत में अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमको जमीन के स्वास्थ्य की भी चिंता करना पड़ेगी। कई बार ये देखने में आता है, जमीन से उत्पादन लेते जाओ, जमीन का शोषण करते जाओ, लेकिन भूमि को सशक्त बनाने की दृष्टि से जो आवश्यक हमारे दायित्व हैं, हम उन दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर ये भी देखने में आता है कि हमको मालूम नहीं कि हमारी सॉइल की तबीयत कैसी है, फिर भी हम फसल पर फसल लगाते जाते हैं और कई बार उतना उत्पादन नहीं मिलता। लेकिन हमारे ध्यान में ये नहीं आता कि सॉइल की तबीयत खराब है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड पर बल दिया और मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि इस योजना के अंतर्गत 22 करोड़ किसानों को 11 करोड़ किसानों को 2 बार चेक करके उनकी सॉइल हेल्थ का जो रिकमेंडेशन है, ऐसे 2 बार 22 करोड़ रिकमेंडेशन कार्ड किसानों को उपलब्ध कराने का काम भारत सरकार के माध्यम से हुआ है। हम सब जानते हैं किसान की आमदनी बढ़ाने में जैविक खेती का भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। जैविक की मांग देश में भी है और जैविक की मांग दुनिया में भी है, लेकिन
जैविक खेती की ओर किसान प्रवृत्त हो, यह एक कठिन कार्य है। जीरो बजट खेती की ओर किसान प्रवृत्त हो, यह एक कठिन कार्य है। लेकिन हम सब जानते हैं, एक जमाना था जब हम उत्पादन केंद्रित सोचते थे, तो निश्चित रूप से केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में सोचना हमारी व्यवस्था थी, और इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में सोचा भी और उसका उपयोग भी हुआ। लेकिन आज उत्पादन की दृष्टि से हम सरप्लस देश हैं। हमारे पास खाद्यान्न आवश्यकता से कई गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है, यह देश की भी प्राथमिकता है, यह मानव जीवन की भी आवश्यकता है। और इसलिए हम नैनो फर्टिलाइजर की तरफ जाएं, यह समय की जरूरत है, और हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, यह भी समय की जरूरत है। ऑर्गेनिक में कुछ समय तक तो उत्पादन थोड़ा बहुत कम दिखाई दे सकता है, लेकिन 2-3 साल के बाद जब जमीन रफत में आ जाती है तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। और जो हमारा जैविक उत्पादन है उसके भाव भी किसान को अच्छे मिलते हैं। भारत सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि हम ऐसे स्थानों को चिन्हित करेंगे जहां ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, उनको पूरी मदद करेंगे, सरकार की तरफ से सहायता देंगे, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक रकबा खड़ा होगा, हम सब देखते हैं देश में छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हमारे जनजाति के बंधु जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जनजाति के बंधु तो केमिकल करते ही नहीं है, तो निश्चित रूप से उनकी भूमि का रकबा तो ऑर्गेनिक ही है। ऐसे रकबे को निश्चित करके जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम भारत सरकार ने आरंभ किया है। पिछले दिनों आप सब लोगों को ध्यान में है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा जी के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। मुझे ध्यान है पिछले बार बोर्ड की बैठक थी, प्रधानमंत्री जी इंस्पेक्शन के लिए गए थे और कानपुर में उन्होंने ये बैठक आयोजित की थी, और उस बैठक में उन्होंने कहा था क्या ये संभव हो सकता है कि गंगा जी के दोनों किनारे 5-5 किलोमीटर तक केमिकल फर्टिलाइजर से खेती न हो और हम जैविक खेती को बढ़ावा दें। तब से ये योजना नमामि गंगे के अंतर्गत जैविक खेती की इस क्षेत्र में भी प्रारंभ की गई है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगभग 11 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया है, और गंगा जी आसपास ठीक प्रकार से जैविक खेती के आसपास हो जाए, इस बात का सद प्रयत्न निश्चित रूप से किया जा रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक बड़ा सुरक्षा कवच नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दिया है। पहले किसान का प्रीमियम तो जमा होता था, लेकिन किसान को नुकसान की भरपाई नहीं मिल पाती थी। प्रधानमंत्री जी ने योजना को परिमार्जित किया, योजना को स्वैच्छिक किया, और योजना के अंतर्गत किसान को रबी और खरीफ में सिर्फ 1.5-2% ही प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, और बाकी सारा का सारा प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार जमा करेगी। भगवान न करे कभी बीमा का लाभ लेने की जरूरत पड़े, लेकिन कभी कभी परिस्थिति बन जाती है प्राकृतिक आपदा की, तो ऐसे समय यह सुरक्षा कवच के रूप में निश्चित रूप से काम करती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 17,618 करोड़ रुपया प्रीमियम के रूप में जमा किया। लेकिन फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई 92,000 करोड़ रुपए के रूप में बीमा कंपनियों से किसानों को करवाई गई है। 3,000 करोड़ रुपया अभी और रुका हुआ है, जहां कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इन 4 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपया
किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत मिलेगा और 92,000 करोड़ रुपया अभी तक उनके खातों में पहुंच चुका है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। आप सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। देश में 10,000 नए एफपीओ बनाने वाले भारत सरकार का ये कार्यक्रम है। इस पर 5 साल में 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करने वाली है। हम सब जानते हैं कि देश में 86% किसान छोटा किसान है, जिस पर 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ऐसी 86% किसानों की संख्या है। छोटे किसान का छोटा रकबा है तो उत्पादन छोटा है, उत्पादन छोटा है तो कमाई छोटी है। अब इतने छोटे से रकबे में न तो किसान स्वयं निवेश कर सकता है, ना कोई निवेशक उसके पास तक पहुंच सकता है। इसलिए कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ बनाने का काम हम लोग तेजी के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों को भी अनुरोध करना चाहता हूं, एफपीओ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ना चाहिए। ये एफपीओ का नया संसार पूरे देश में खड़ा होने वाला है। एक एफपीओ में कम से कम 300 मेंबर होंगे और 10,000 एफपीओ देश भर में बनने वाले हैं। ये एक बड़ी ताकत लोकतंत्र में ग्रामीण क्षेत्र में खड़ी होने वाली है। जिस प्रकार से आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, स्व सहायता समूह के माध्यम से 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 7.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये 7.5 करोड़ महिलाएं देश की बहुत बड़ी ताकत हैं। जो लोग इनके बीच में काम करते हैं वो उस ताकत को समझते हैं। इसी प्रकार से एफपीओ का भी ये नया संसार खड़े होने वाला है और ये गांव-गांव में बनेगा। पहले तो ब्लॉक में एक बना रहे शुरुआती दौर में, लेकिन ऐसे कई विकास खंड के अंतर्गत बनेंगे। इससे एक एफपीओ के माध्यम से 300 किसान इकट्ठा होंगे। 300 किसान का रकबा मिलकर बढ़ेगा, 300 किसान की ताकत मिलकर बढ़ेगी। 300 किसान मिलकर एक प्रकार का बीज उपयोग कर सकते हैं, एक प्रकार की खाद उपयोग कर सकते हैं, एक प्रकार का पेस्टिसाइड उपयोग कर सकते हैं, एक प्रकार की सिंचाई उपयोग कर सकते हैं और वो दुनिया में किसी को भी ये मैसेज दे सकते हैं कि हम 300 किसानों का ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर केमिकल फर्टिलाइजर फ्री है, या ये क्लस्टर में इतना प्रतिशत ही केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ है। और जब 300 लोग मिलकर किसानी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आदान के रूप में जिसकी आवश्यकता है, खाद, बीज, दवाइयां, सिंचाई, सब चीजें उनको थोक के भाव में मिलेगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति खाद का 1 कट्टा खरीदता है तो उसको खैरिज के भाव से मिलता है, लेकिन अगर 300 किसान एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा खाद खरीदेंगे तो पूरा का पूरा ट्रक थोक के भाव में आएगा और निश्चित रूप से फर्टिलाइजर में जो बचत होगी वो किसान की आमदनी बढ़ाने के काम आएगा। इसी प्रकार से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत घोषित किया है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो इंफ्रा का गैप है, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो ग्रेडिंग मशीनें हो, चाहे वो अन्य प्रकार के साधन हो, ये सब प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यह सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब ये बात जानते हैं, खेती माने पशुपालन भी है, खेती माने मछली पालन भी है, खेती माने मधुमक्खी पालन भी है, खेती माने हर्बल खेती भी है और खेती आधारित उद्योग मतलब फूड प्रोसेसिंग भी है। ऐसे अगर हम कुल मानेंगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि और सहायक धंधों के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया है और इसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश के किसान और तेजी के साथ उठाएं। इस अवसर पर
मैं यह कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता भी है और गौरव भी है। मध्य प्रदेश चाहे ग्रामीण विकास का विषय हो और चाहे कृषि का विषय हो, मध्य प्रदेश के किसानों ने भी परिश्रम बहुत किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार की जो नीतियां बनाई वो भी किसान के हित में हमेशा ही बनाई और उसी का परिणाम है। ग्रामीण विकास में सड़क बनाने का मामला हो तो मध्य प्रदेश आज फिर नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। और कृषि के क्षेत्र में हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं, एक जमाना था जब खेती की बात चलती थी तो लोग हरियाणा और पंजाब की बात किया करते थे, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के किसानों को और मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। पंजाब को भी पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन के मामले में देश में नंबर 1 पर रहने का जो काम किया है, उसके लिए मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी की टीम निश्चित रूप से बहुत ही बधाई की पात्र है। कृषि सुधार कानूनों के मामले में अनेक बार बात हो चुकी है और आंदोलन हुआ, इसके कारण बात करने का और अवसर मिला। मैं तो आप सब लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए क्या कोई ये सोच सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विरुद्ध कोई निर्णय कर सकती है? कृषि सुधार बिल एकाएक नहीं आए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इन कृषि सुधार बिलों के बारे में चर्चा की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था किसान के घर में समृद्धि लाने के लिए, उस काम को पूरा करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिलों को लागू करके इस देश में किया है। इन बिलों के परिणाम स्वरूप किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। किसान की उपज के सौदे में जो भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, शोषण होता है वो रुकेगा, मंडियां रहेंगी, एमएसपी रहेगी। लेकिन आजादी के 70 साल बाद किसान को जो आजादी चाहिए वो आजादी देने का प्रयत्न इन कृषि सुधार बिलों के माध्यम से भाजपा की सरकार ने किया है। अब किसान कहीं से भी, कहीं भी, किसी को भी, किसी भी कीमत पर अपनी मर्जी से अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। किसानों को निश्चित रूप से इन दोनों बिलों के माध्यम से किसान की ताकत बढ़ाने का काम किया गया है। आप सबको ध्यान में है, आंदोलन की अपनी स्थिति है। आंदोलनकारी थोड़ा हिलने डुलने का काम करते रहते हैं, लेकिन मैंने राज्यसभा के समय भी आप सब लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि इन बिलों पर 4 घंटा लोकसभा में बात हुई, 4 घंटा राज्यसभा में बात हुई और 15 घंटा राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई उसमें बातचीत हुई। मैं उस दिन इंटरव्यू कर रहा था राज्यसभा में, तो मैंने कहा कि मैंने आपको इतना घंटा सुना और 50-60 घंटा किसान यूनियन के नेताओं को सुना, लेकिन इस पूरी चर्चा के दौर में किसी ने भी ये बताने की हिम्मत नहीं की कि इस कानून में ये गलती है, इस कानून में ये कमजोरी है। और भारत सरकार ने हमेशा इस बात को शिद्दत के साथ कहा है कि अगर कानून में किसी को आपत्ति है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इस बात को कहते आ रहे हैं और हर व्यक्ति ने कहना भी चाहिए कि यही कानून है जो आने वाले कल में किसान की जिंदगी में बदलाव लाएंगे और खेती के क्षेत्र का योगदान देश के जीडीपी में और बढ़े, इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के काम आएंगे। आप सब इस अवसर पर उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश भाजपा ने इस कार्यक्रम की आयोजना की। अध्यक्ष जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भारत।